नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की तो नहीं, लेकिन इसी महीने की है। घटना थोड़ी अजीबोगरीब है और इसको दिमाग लगाकर सुनना होगा। इसके पहले कि मैं आज का वाकया शुरू करूं, मैं आपको फिर याद दिला दूं कि हमारे किस्सागोई परिवार के 1075वें एपिसोड पर मैं लाइव आकर आपके सवालों का जवाब दूंगा। बहुत कम सवाल इस बीच में आए हैं, 4 या 5 बामुश्किल तमाम आए हैं। आप अपने सवाल कमेंट में लिख दें, हम उसे प्रतिदिन अलग अलग उस पर डेट पर इकट्ठा करेंगे और उस दिन आपके सवालों का जवाब देंगे। परेशानी ये है कि जो लोग लाइव आते हैं फिर वो सवाल पूछने लगते हैं और पुराने सवाल फिर उसी में दब जाते हैं। पहले मैं जिन लोगों ने इधर 25 दिनों में अपने सवाल भेजे हैं उनका जवाब दूंगा, फिर लाइव आने पर जो लोग भी होंगे उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा। आज बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में या इंदौर रेलवे स्टेशन पर 8 जून 2024 को इंदौर महू इंटरसिटी और डेमू एक्सप्रेस ट्रेन, डेमू ट्रेन कहें उसे, इंटरसिटी होती है दो शहरों के बीच में अप एंड डाउन करने वालों की सुविधा के लिए ये ट्रेन होती है। वो ट्रेन जब इंदौर रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई, बल्कि यार्ड में चली गई, तो सफाई कर्मी पूरी ट्रेन को लॉक करने के पहले साफ करके लॉक करते हैं ताकि अगले दिन फिर उसका इस्तेमाल किया जा सके। सफाई कर्मी जब भीतर घुसे तो उसके एक डिब्बे में सीट के नीचे उनकी झाड़ू में कोई चीज़ अटकती हुई दिखाई पड़ी। सफाई कर्मियों ने झांक कर निकाला, एक ट्रॉली बैग और एक बैग दो उसके भीतर मिले। उन्हें वहीं मौके पर, आप समझ रहे हैं सफाई कर्मी तो ये उनको लगता है कि किसी का सामान छूट गया है, कुछ इसमें कीमती सामान हो सकता है, और भी उनके दिमाग में तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जब उसको खोला तो उस बैग में एक लाश, जो सिर्फ बैग में तो सिर्फ धड़ का हिस्सा था, बाकी पैर का हिस्सा वो दूसरे बैग में था, कमर से नीचे का हिस्सा दूसरे बैग में था। उसे देखकर सफाई कर्मी छोड़कर भाग गए। जीआरपी को इन्फॉर्म किया गया। जीआरपी ने तुरंत उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एमवाई हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये ट्रेन रात 8 बजे महू से चलती है और सुबह 8 बजे नागदा के लिए जाती है, और इसके पहले वो आकर यार्ड में खड़ी होती है। इस तरह ये जो बॉडी मिली, आधी अधूरी बॉडी मिली, उस बॉडी को पहचानने के क्रम में पुलिस ने जो सामान्य बातें होती हैं कि साहब नोटिस बोर्ड पर ये लगाया गया कि इस तरह की एक बॉडी मिली है और जिसको पहचानना मुश्किल है, और इसमें उसका सिर्फ धड़ का हिस्सा है, हाथ पैर का हिस्सा है, इसलिए अगर किसी के घर या किसी के परिवार में कोई गुमशुदा हो तो उसकी सूचना दी जाए। लेकिन अगले ही दिन अगले ही दिन 8 जून को, ये 8 जून की बात थी, अगले दिन 9 जून को ऋषिकेश में गाड़ी थी योग नगरी एक्सप्रेस ऋषिकेश। उसके 2 डब्बों के बीच की कपलिंग में बोरी में भरे हुए हाथ के टुकड़े बरामद हुए। रेलवे का जो इंटर स्टेट
कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशन में जो डेली रिपोर्ट्स आती हैं उससे इंदौर की जीआरपी को ये पता लगा कि दो हाथ कपलिन में बंधे हुए मिले थे, जिनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इंदौर की जीआरपी ने देखा कि उसको जो शव मिला है उसमें हाथ नहीं थे। फौरन ये जीआरपी इंदौर से लोग ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश जीआरपी ने उनको वो दिखाया और देखते ही पुलिस ये समझ गई कि ये उसी महिला के हाथ हैं या उसके शरीर का हिस्सा है। 10 तारीख को जब ये उसके यहाँ मिला, 1200 किलोमीटर दूर पहले जो धड़ का हिस्सा मिला और पैर मिला, उससे 1200 किलोमीटर दूर ये हाथ के हिस्से मिले। हाथ में टैटू गुदा हुआ था और इसी से अंदाज लगा कि जिस किसी ने भी यह हत्या की है उसने इस चीज़ को दिमाग में रखा होगा कि हाथ अगर पूरी बॉडी के साथ मिला तो टैटू से मृतका की पहचान हो सकती है। इसलिए उसको दूर ऋषिकेश में उसे कपलिंग के बीच में बांध के उसे छोड़ दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने डिप्टी एसपी जीआरपी राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में साइबर सेल जांच शाखा सहित कई अधिकारियों की एक टीम बनाई। जांच में जो पैटर्न टैटू का था उसके कई फोटोग्राफ निकाले गए। फोटोग्राफ को इनलार्ज करा के देखा गया। देखिए, ट्रेन के साथ या जीआरपी के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि देश के किसी भी हिस्से से आने जाने वालों से आप बात कर सकते हैं। अपने स्टेशन पर ही उतरने वालों से टीटी के साथ या जीआरपी के जवान बड़ी ट्रेनों में कोच पे चढ़ जाते हैं, वहाँ लोगों से दिखा के पूछते हैं कि ये इस तरह के टैटू वाला आपको कोई इस तरह की टैटू वाली महिला पता तो नहीं है। खैर, बात करते करते ये बात पता लगी कि ये झबुआ और रतलाम के इलाकों में महिलाएं भाई बहन के नाम से इस तरह के टैटू गुदवाया करते हैं। पुलिस ने कंसंट्रेट किया, उसका एक फोटोग्राफ लिया, एक नोटिस इंदौर पुलिस की बनाई गई कि इस तरह से ये शरीर के टुकड़े मिले हैं, इसमें इस तरह का टैटू गुदा हुआ है। अगर आपके यहाँ, चूँकि उसी आसपास के क्षेत्र में ये टैटू गुदवाए जाते हैं, खासकर झबुआ और रतलाम के मेलों में, तो इस आधार पर पुलिस ने गुजरात से सटे हुए इलाकों में मामले की खोजबीन शुरू की। स्थानीय अखबारों में निकलवाया, फोटोग्राफ छपवाए, सभी रेलवे स्टेशंस पर प्लेटफॉर्म के नोटिस बोर्ड पे ये फोटो लगी और पुलिस की मेहनत रंग लाई। पुलिस को रतलाम जिले के बिलपांक थाने में भंवरलाल डामर की लिखाई गई एक गुमशुदगी रिपोर्ट पता लगी, जिसमें भंवरलाल ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी लिखवाई थी और उसका हुलिया और बाकी चीज़ें दी थी जो शव से पूरी तरह मैच करती थी। पुलिस फौरन भागकर, इंदौर की पुलिस भागकर रतलाम पहुंची। रतलाम के बिलपांक थाने में भंवरलाल से संपर्क किया गया। उसने ये बताया कि उसकी पत्नी घर से नाराज होकर कपड़ा और सामान लेकर निकली थी और अपनी बेटियों से कह गई थी कि वो वहां से उज्जैन और उज्जैन से मथुरा जाएगी। इतनी बात उनको उसके पति ने बताई। लड़कियों से बात की गई मृतक महिला के, तो उन लोगों ने भी यही बताया कि वहाँ से उज्जैन काल भैरव के दर्शन करने, उसके बाद मथुरा जाएगी, वहाँ रहने की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से लोग वहाँ रहते हैं, हम भी वहाँ रहेंगे, भजन करेंगे और खाने पीने की कोई दिक्कत मथुरा में नहीं है। पुलिस वहाँ से जीआरपी पहुँची उज्जैन। पहले उज्जैन के मंदिरों में सीसीटीवी की तलाश की गई,
कि शायद ये महिला कहीं उसकी एक बेटी को और उसके पति को साथ लिया, वहाँ कहीं पता नहीं लगा। तो फिर ये हुआ कि उज्जैन रेलवे स्टेशन से वो अगर मथुरा के लिए चलेगी तो स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से देखा जा सकता है। स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज तलाशते तलाशते वो महिला और उसके साथ एक पुरुष रेलवे स्टेशन की एक बेंच पर दिखाई पड़ गए। उसके बाद वो दोनों बजाय इसके कि ट्रेन पर चढ़ते, वहाँ से जो वो हैं रेलवे लाइंस हैं उनको क्रॉस करते हुए दोनों उसकी सीसीटीवी के नज़रों से या सीसीटीवी के रीच से बाहर हो गए। पुलिस ने ये समझ लिया कि इधर से निकल के उधर जो बस्तियां हैं वहाँ कहीं गए होंगे। महिला के साथ के उस आदमी की तलाश की जाने लगी, लेकिन वो तलाश भी बहुत जल्दी पूरी हो गई। पहले कुछ लोगों ने जीआरपी के ये बताया कि साहब ये पहले बंद हो चुका है, इसका नाम संभवतः कमलेश है, रहने वाला कहीं और का है, लेकिन इधर काफ़ी दिनों से ये उज्जैन में ही रह रहा है। बहरहाल पुलिस ने कमलेश, चूंकि वो 3-4 बार इसी थाने पर बंद हुआ, इंदौर से भी बंद हुआ, तो उसका एड्रेस सब उस पर लिखा हुआ था। पुलिस उसके घर पहुंच गई। घर पे उसकी एक मूक बधिर पत्नी थी। उसके इशारों को पुलिस समझ नहीं पा रही थी, या जो वो मुंह से जो गूं गूं की आवाज़ मूक बधिर लोग निकालते हैं वो भी पुलिस समझ नहीं पा रही थी। इंदौर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने पास के ही एक मूक बधिर विद्यालय के एक सीनियर टीचर को बुलवाया और उससे ये कहा कि आप इस महिला से बातचीत करके और इससे ये पता करें कि ये कहना क्या चाहती है, और इनसे ये भी पता करें कि कमलेश आखिरकार कहाँ चला गया है। उन्होंने इत्मीनान से उस मूक बधिर महिला से बात की। 2.5-3 घंटे की पूरी बातचीत के बाद उन मूक बधिर विद्यालय के बहुत ही सीनियर एक टीचर ने पुलिस को कम्युनिकेट किया। उन्होंने बताया कि वो एक महिला को लेकर 6 तारीख की रात में आया था। हमने उसको खाना बनाया था, खाना उसको खिला दिया। 7 की सवेरे भी हमने उसे खाना खिलाया, महिला को भी और अपने पति को भी। 7 की दोपहर में मैंने ये ध्यान दिया कि वो उसके हाथ को एक चाकू से काट रहा है। मैं डर के वहाँ से भाग गई और अपने घर के बाहर जो चबूतरा टाइप का एक है रेलवे लाइन के किनारे, वहाँ जाकर बैठ गई। और शाम के समय मैंने ये देखा कि पॉलीथीन में बांधकर और एक काले रंग का बैग लेकर वो कुछ बाहर निकला है। आने के बाद उसने उस कमरे को अच्छी तरह साफ किया है, क्योंकि उसमें खून पड़ा हुआ था। ये बहुत बड़ी लीड थी। पुलिस के अथक प्रयास के बाद कमलेश भी गिरफ्तार हो गया। कमलेश ने फिर पूरी बात बताई और ये बताया कि 6 तारीख को स्टेशन पर उसे एक महिला गुमसुम सी बैठी हुई दिखाई दी। उसके पास जाकर पूरी सहानुभूति उसने उसके प्रति दिखाई और उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं अपने पति से झगड़ा करके या उनके रोज रोज के झगड़े से ऊब कर आई हूँ। मैं महाकाल के दर्शन करके और उसके बाद मैं मथुरा चली जाऊंगी। कमलेश ने उसको बताया कि मथुरा जाने वाली गाड़ी जा चुकी है और अब वो सुबह मिलेगी। इतनी रात में उसका यहाँ भटकना स्टेशन पे ठीक नहीं है। वो ये भी कहा कि मेरा यहाँ से 100 कदम पे मकान है, मेरे साथ चलो, वहाँ खाना खाओ, सो, और सवेरे जब ट्रेन चलने को होगी तो मैं तुम्हें बुला के मथुरा वाली ट्रेन पर बिठा दूंगा। अपने साथ वो एक बड़ा सा झोला लिए थी जिसमें कुछ कपड़े, रुपए, पैसे रखे हुए थे।
उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर महिला उसके साथ चली गई। घर पर शाम का खाना खिलाया। थकी थी, सो गई। सुबह उठी, फिर करीब 9 साढ़े 9 बजे उसे फिर खाना खिलाया, लेकिन इस बार खाना खिलाते समय खाने में नींद की 20 गोलियां उसने डाल दी। थोड़ी देर में जब वो महिला बेहोश होने लगी तो धीरे धीरे करके जब उसे लगा कि अब ये बेहोश हो गई, उसके कपड़े उतारने शुरू किए कमलेश ने, और उसी बेहोशी की हालत में उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने लगा। लेकिन महिला को होश आ गया। महिला जोर से चिल्लाई। पास में रखे हुए एक वो नट बोल्ट वाला जो रेलवे में पटरियों के बीच में लगाया जाता है, बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े, खूब मोटे से हथौड़े जैसे होते हैं, उस बोल्ट से, नट बोल्ट वाले जो बोल्ट होते हैं बड़े से, जिसमें चूड़ियाँ बनी होती हैं, जिसको आपने कभी कभी देखा है कि उसको जो एक रिक्शा पे, ट्रेन की पटरियों पर चलने वाले जो उनके सुपरवाइज़र होते हैं, वो साथ में एक आदमी उसका खूब लंबा लंबा हत्थे वाला उसका जो नट बोल्ट को कसने वाला औजार होता है, उससे कसते रहते हैं। उसके चिल्लाने पर और अपनी मंशा में खलल पड़ने पर उसने उस बोल्ट को उठाया और नट कहते हैं उसको, नट बोल्ट वाला नट पड़ा, उठाया और उसके मुंह पर दे मारा। मुंह पर उतने भारी वजनी वस्तु की चोट पाते ही महिला बेहोश हो गई। कमलेश ने कहा कि मुझे ये लगा कि शायद ये मर गई, और फिर मैंने घर में रखी हुई रस्सी से उसका गला अच्छी तरह से कस के ये इंश्योर कर लिया कि वो मर गई। फिर मैं बाजार से वो प्लास्टिक के बैग और बड़ी चाकू खरीद कर ले आया। शाम के समय उसे कई पार्ट्स में जब देखा कि हाथ में टैटू या गुदा हुआ है, तो हाथ काट के अलग कर लिया, कमर के नीचे का हिस्सा अलग कर लिया और धड़ अलग कर लिया, क्योंकि उस बैग में केवल धड़ ही आ सकता था। बैग में धड़ को रखा, एक प्लास्टिक की बोरी में दोनों पैर, मतलब कमर के नीचे का हिस्सा रखा, और एक प्लास्टिक की बोरी में दोनों हाथ रखे। शाम को वहां से लेकर निकला, और तब तक ये इंदौर महू जो डेमू ट्रेन है वो एकदम चलने को तैयार थी। मैं चढ़ा, चूँकि रेलवे उस पर रेलगाड़ियों पे चढ़ने की आदत थी, वहीं रेलवे लाइन के पास रहता था। चढ़ा और 2 हिस्से उसके उसमें रख दिए, तीसरा हिस्सा उसने जानबूझकर उसमें नहीं रखा, और रात में तीसरा हिस्सा ऋषिकेश की तरफ जाने वाली योग नगरी एक्सप्रेस के कपलिंग में बांध दिया। कपलिंग में बांधने के पीछे उसकी मंशा ये थी कि गाड़ी चलने के दरमियान धीरे धीरे उसका जो कसा हुआ भाग है वो ढीला होगा, और रास्ते में कहीं ये बैग गिर जाएगा। तब फिर इसके जो ये ट्रेन में बरामद होगा हिस्सा और रास्ते में गिरे हुए हिस्से को मैच कर पाना मुश्किल होगा। इस अपने हिसाब से उसने रखा, और रखने के बाद जब वो ऋषिकेश योग नगरी एक्सप्रेस चल पड़ी, वहाँ से घर आया, नहाया धोया, कपड़े बदले और पूरे घर में खून के धब्बों को साफ किया। उसके पास जो झोला था जिसमें उसकी साड़ियाँ, कपड़े, रोजमर्रा के छोटे मोटे सामान और कुछ पैसे थे, वो निकाल लिए और अपने पास रख लिए। पुलिस ने ये सभी सामान उसके पास से बरामद कर लिया, और बेटियों ने उस सामान को पहचाना, और पहचानने के बाद कमलेश को पुलिस ने गिरफ्तार करके अभी दो दिन पहले 23 जून को पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, कमलेश रेलवे स्टेशन उज्जैन के से सटे हुए जो
रेलवे लाइन के किनारे बसी हुई झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनमें रहता था। आप देश के एक कोने से एक कोने तक चले जाइए, बड़े स्टेशंस के आसपास आपको इस तरह की अवैध बस्तियां दिखाई पड़ेंगी। कुछ फोटोग्राफ्स तो हम लोगों ने यूँ देखे हैं, मुंबई के जो लोकल ट्रेन्स चलती हैं उनके रेलवे लाइनों पर, कि जब ट्रेन नहीं आती उस पर सब्जी लगी होती है और सब्जी का बाजार लगा होता है। ट्रेन के आते समय उसे हटा के किनारे कर लेते हैं और ट्रेन के जाते ही वो फिर अपना व्यवसाय शुरू कर देते हैं। और बिल्कुल जहाँ से डिब्बा छू लेने की स्थिति होती है वहाँ तक दोनों तरफ आबादी बसी हुई है। ठीक ऐसी ही एक आबादी में उज्जैन के पास कमलेश रहता था और वो जहर खुरानी गैंग का बहुत ही सक्रिय सदस्य था। जहर खुरानी गैंग के बारे में मैंने कई घटनाओं के बाद बहुत डिटेल में बताया है। इनकी मोडस ऑपरेंडी बताई है कि ये कैसे आपके बगल में यात्री के रूप में बैठकर आपको प्रसाद ऑफर करेंगे, बिस्कुट ऑफर करेंगे, या अगर आप प्रसाद खाने से मना कर देते हैं तो जब स्टेशन पर गाड़ी पहुंचेगी तो आपसे कहेंगे कि मैं चाय लेने जा रहा हूं, आपकी चाय भी लेता हूं। लोग ये सोचते हैं जब जा ही रहा है हमारी भी ले आएगा, अपनी भी ले आएगा, दोनों साथ बैठ के पी लेंगे और हाँ कर देते हैं। कभी कभी वो कहते हैं नहीं साहब ठंडा पानी, बोले ठंडा पानी तो नहीं मिला, फ्रूटी ठंडी मिली है। और फ्रूटी के स्ट्रॉ में वो नींद की गोलियां या जो और नशे वाली गोलियां हैं वो भर देते हैं और स्ट्रॉ और वो दोनों वैसे ही चिपका के आपको दे देते हैं। आप उस स्ट्रॉ को उसके भीतर जो एक चमकीली सी पन्नी होती है, गोली सी बहुत छोटी सी, उसको प्रेस करते हैं, स्ट्रॉ भीतर चली जाती है, वो पाइप या वो नली। और फिर जैसे ही आप उसको फ्रूटी को पीने की कोशिश करते हैं वो पूरी की पूरी नींद की गोलियां आपके हलक के नीचे उतर जाती हैं। चाय भी जब उधर से लेके आएगा तो उसमें 10 गोलियां मिला देगा। प्रसाद देगा, उसमें ऑलरेडी मिला हुआ है। और एक बार आप बेहोश हो गए तो आपका सारा सामान, रुपया पैसा, अटैची, बैग, गहने सब कुछ लेकर वो चंपत हो जाएगा। आप किसी अंतिम स्टेशन पर या किसी अच्छे यात्री की निगाह पड़ने पर डॉक्टर या पुलिस को सूचना दी जाएगी, रेलवे हॉस्पिटल में आप भर्ती किए जाएंगे। वो भी जानते हैं कि जहर खुरानी गैंग का शिकार है। 2-3 दिन बेहोशी की हालत में आप भर्ती रहेंगे, फिर होश आएगा, आपके घर वालों को बताया जाएगा, बामुश्किल तमाम 10-15 दिन में आप ठीक हो पाएंगे। गलती यहाँ पर पीड़ित की भी बहुत ज़्यादा होती है कि अजनबी के हाथ से आपने प्रसाद क्यों लिया, अजनबी के हाथ से आपने उसकी लाई हुई चाय क्यों पी, खाने पीने का सामान क्यों एक्सेप्ट किया। कमलेश पर जहर खुरानी और इस तरह की चोरी के 5 मुकदमे हैं और वो ज़्यादातर समय रेलवे स्टेशन या ट्रेन्स पर ही रहता है। उसको यार्ड में खड़ी हुई ट्रेन के रुकने का समय, चलने का समय, सामान्य आदमी जिसको अपना टाइम टेबल में देखता है कि हाँ 2 ही मिनट रुकती है तो इतनी जल्दी करता है, उसे 2 मिनट का भी आइडिया नहीं होता कि आखिरकार 2 मिनट घड़ी देख नहीं सकता क्योंकि 2 ही मिनट रुकना है, जल्दी से सामान फेंकना या जल्दी से चढ़ने की कोशिश करना। लेकिन इस तरह के अभ्यस्त दुराचारियों को सब पता होता है और इसीलिए वो वहाँ से जब लेके चला उसे आइडिया था कि महू इंदौर एक्सप्रेस खड़ी होगी, चलने वाली होगी, जल्दी जल्दी से, और कहाँ किस सीट के नीचे रखने में किसी की नज़र नहीं पड़ेगी, वहीं ले जाकर रख दिया। उसे ये भी पता होता है कि आरपीएफ किन गाड़ियों पर चढ़कर चेक करती है, जीआरपी के लोग किन किन गाड़ियों पर और किन किन व्यक्तियों की चेकिंग करते हैं, जीआरपी के लोग किसके सामान को खुलवा के दिखवाते हैं और किसके सामान को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि वो भी यही काम रोज़ रोज़ करते हैं। उन्हें अंदाज होता है कि इस तरह का आदमी कौन सा सामान ले जा रहा होगा। 15 सालों से कमलेश ट्रेन, यात्रियों, रेलवे प्लेटफॉर्म पर यही काम करता था। एडेड एडवांटेज उसको अपने क्राइम में इसलिए भी था कि उसकी पत्नी मूक और बधिर थी। घर में जब वो मीराबेन को, भंवरलाल की पत्नी को भीतर ले आया और उसके साथ कोई ज़बरदस्ती की होगी और वो चिल्लाई भी तो उसकी आवाज़ भी उसकी पत्नी को
नहीं सुनाई पड़ी होगी। और जब उसने उसके अंग प्रत्यंग काटे होंगे, खटर पटर की भी आवाज़ उस बेचारी मूक बधिर महिला को नहीं सुनाई पड़ी होगी। अचानक जब उसकी नज़र पड़ी, डर गई। मुझे तो ये भी लगता है, पुलिस ही बता सकती है, कि हो सकता है ऐसी मूक बधिर महिला भी उस कमलेश को कहीं स्टेशन पर मिली हो और उसको घर में रखकर खाने पीने का, इन सब का की व्यवस्था वो करती रही हो और उसी से वो बच्चियाँ उसके घर में जो बच्चे थे वो उसी से हों। ये तो पुलिस वहाँ की लोकल बताएगी, लेकिन अंदाज़ा हमारा यही है कि ऐसा ही हुआ होगा। और जब उसने देख लिया तो कमलेश को ये पता लगा कि मेरी इस पत्नी ने देख लिया, लेकिन वो बेफिक्र था कि ये कभी किसी को कुछ बता ही नहीं सकती। मूक है, इसलिए इसकी बात कोई समझ नहीं सकता और कमलेश से यही चूक हो गई। क्योंकि जब पुलिस को भी उसकी बताई हुई बात समझ में नहीं आ रही थी, तो पुलिस ने वही मूक बधिर विद्यालय के एक बड़े सीनियर और एक्सपीरियंस टीचर को बुलाया, उनसे बात कराई और पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। उसने सारी बात पुलिस को बता दी। चूंकि बधिर है, उसे इसके नफे नुकसान का बहुत पता नहीं था। और फिर पुलिस को कोई डाउट नहीं हुआ। देखिए, पुलिस ने यहाँ बहुत बहुत मेहनत की। 1200 किलोमीटर दूर शरीर के अलग अलग अंग उनको इकट्ठा करना, उन्हें उनके बीच का तारतम्य बिठाना, फिर गुदे हुए गुदने थे यानी टैटू था, वो कहाँ प्रचलित है, किस इलाके में है, उसी इलाके पर ध्यान देना और वहीं से ये सूचना मिल जाना कि रतलाम से उसके पति ने इस महिला के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है। और फिर उसके बाद उसे वहाँ से घर से निकल के और कैसे वो इंदौर और उज्जैन जाने के रास्ते में सीसीटीवी कहाँ कहाँ है वहाँ जाकर देखना, बहुत मेहनत का काम, बहुत दिमाग का काम और बहुत ही पेशेंस का काम था। लेकिन इंदौर की पुलिस ने, जीआरपी इंदौर ने बहुत ही बढ़िया काम किया। दोनों जीआरपी, ऋषिकेश की जीआरपी और इंदौर की जीआरपी ने बहुत ऐसा काम किया जो सामान्य रूप से बहुत मुश्किल था और दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए यात्रा में, कभी कभी यात्रा में, भीड़ में, ट्रेन में, बस अड्डे पर कोई आपसे बहुत मीठा मीठा बोले, आपको कन्विंस करने की कोशिश करे, आपकी मदद के लिए बिल्कुल तत्पर हो, बिना बात आपको पानी और चाय ऑफर करे, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, वरना आपका धोखा खाना तय है। चूंकि वो जहर खुरानी का मास्टर था कमलेश, इसीलिए उस महिला को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसने कन्विंस कर लिया। और ये जहर खुरानी गैंग इस तरह का गैंग है कि इसके शिकार हर दिन सैकड़ों आदमी देश भर की ट्रेनों में होते हैं, बसों में होते हैं, सिर्फ अति विश्वास कि ये फलाना देवी का प्रसाद है, ये फलाना मंदिर का प्रसाद है, ये महाकाल का प्रसाद है। आदमी की जो आस्था होती है वो कहता है प्रसाद को मना नहीं करना चाहिए, और इसी आस्था की कमजोरी के साथ खिलवाड़ करते हुए ये अपराधी या जहर खुरान उसके साथ धोखा करते हैं, सामान लूट ले जाते हैं। और कभी कभी अगर डोज ज़्यादा हुई नींद की गोलियों की और व्यक्ति पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए ऐसी भीड़ की जगहों में किसी अजनबी व्यक्ति का ऐसा अपनत्व जैसा व्यवहार, ये हमेशा उसमें सतर्क होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, वरना धोखा हो ही जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।